हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एग्जामपुर के महाभारत बैच का जो मैथ की बुकलेट है उसको यहाँ पर चैप्टर वाइज सोल्व करने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है नंबर सिस्टम का। तो चलिए नंबर सिस्टम के इन प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो देखिए, सह अभाज्य किनको कहते हैं? संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन न हो। ठीक है, चाहे वे संख्याएं आपकी भाज्य हो या फिर वे अभाज्य हो या फिर वे सम हो या फिर विषम हो, कुछ भी हो, लेकिन संख्याओं के ऐसे जोड़े जो आपस में जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन न हो उनको यहाँ पर सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, ये दोनों आपस में सह अभाज्य है क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे यहाँ पर हो गया, जैसे कि यहाँ पर 5 हो गया और 7 हो गया है, देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें हम, जैसे कि ये 9 हो गया और ये 11 हो गया, क्या ये सह अभाज्य हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये सह अभाज्य हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो ये 9 दिया गया है ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसे सह अभाज्य होगा? देखिए, ये डिवाइड हो रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त क्या है कि इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 9 में और 11 में कोई ऐसी संख्या है जो 9 को और 11 को काटती है? जी नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं जोड़ों को यहाँ पर सह अभाज्य संख्या कहा जाता है, चाहे आपकी संख्याएं भाज्य हो या फिर अभाज्य हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शनों को कैसे चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो देखिए, मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। आपको 3 का नियम और 9 का नियम पता होगा, यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से कट जाती है, या फिर किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाती है। मैं सबसे पहले 3 का नियम ही फॉलो करता हूँ। तो देखिए, इस प्रश्न में भी कैसे करेंगे। देखिए, 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11, और एक हो जाएंगे 12, यानी ये जो है 156, ये 12, इनके अंकों का योग 12 है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 156 किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। ठीक, ऐसे ये जोड़ा देख लीजिए, 6 और 2 8 और 1 9, इनके अंकों का योग कितना हो गया? 9। अब ये संख्या भी यहाँ पर 3 से कट जाएगी क्योंकि इनके अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? 3, यानी ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये तो सह अभाज्य नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, 23 और 92, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 23 चौका 92। ठीक है, तो 23 ही इसमें कॉमन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये 23 से डिवाइड हो जाता है, 23 अपने आप को एक बार डिवाइड कर देगा और 92 इसको यहाँ पर 4 बार डिवाइड कर देगा, तो इसमें भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये भी सह अभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन सी को देख लीजिए, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 कैसे कट जाता है? 3 से कट जाता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। अगली संख्या यहाँ पर देखेंगे, 1 और 5 6 और 3 9, इनके अंकों का योग कितना है? 9, तो ये संख्या भी पूरी की पूरी यहाँ पर 9 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, तो इसमें भी यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी 3 जो है इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर डिवाइड कर देगा, तो इसमें भी यहाँ पर कॉमन आ गया, तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है। अब देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा? जी बिल्कुल। 5 और 3 8, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 3 का नियम नहीं बता रहा हूँ सहअभाज्य और अभाज्य के बारे में, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सबसे पहले हम 3 का नियम देख लेते हैं, क्योंकि अमूमन जो होता है वो ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों में 3 का नियम और 9 का नियम फॉलो हो जाता है, यानी संख्याएं 3 से और 9 से डिवाइड हो जाती है। अगर 3 से और 9 से भी डिवाइड नहीं हो रही है तो आपको कोई अन्य संख्याएं देखनी है कि 7 से भी देखनी है, आपको 8 से भी देखनी है, 6 से भी देखनी है। इस तरीके से आपको डिवाइड कर करके देखना है कि दोनों संख्याएं की संख्या से कटती है या नहीं। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। तो ये देखिए, 18 और 35 यहाँ पर आपका सह अभाज्य हो जाएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, 99 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए आपको इसके 99 के 2 फैक्टर करने होंगे, 2 टुकड़े करने होंगे। कौन कौन से देख लीजिए, एक तो हो जाएगा 11 और एक हो जाएगा 9। ठीक है, 11 नम 99 होते हैं ना, तो जो संख्या 11 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो यहाँ पर पूरी की पूरी 99 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रूल क्या कहता है? 11 का रूल, तो देखिए 11 का रूल क्या कहता है कि जो संख्याएं हैं उसमें अल्टरनेटिव अंकों का योग। देखिए, जैसे कि सबसे पहली संख्या ले लीजिए, इसमें देखिए अल्टरनेटिव क्या हो गया? 5, फिर 7 और फिर 7, इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 और 7 19। ठीक है,
ये तो हो जाएगा 19, ठीक है। और फिर ये बचे दूसरी सीरीज बनाइए यहाँ से, 7 और 1 8, 7 और 1 8, ठीक है। अब ये होगी दूसरी सीरीज का होगा योग अंकों का 8। अब 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग, उनका अंतर जो है या तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर उनका अंतर जो है 0 आना चाहिए, तभी वो संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित होती है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव अंकों का योग क्या आया है, एक का तो आया है यहाँ पर 19 और दूसरी अल्टरनेटिव अंक है जो उनका योग आया है 8। अब इनका अंतर ले लीजिए, अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर, अंतर आ जाएगा 11। तो देखिए जो 11 आया है अंतर, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो है ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि ये 11 से विभाजित हो जाती है। अब रह गई यहाँ पर दूसरी कंडीशन कि ये 9 से भी विभाजित होगी या नहीं। अगर ये 9 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी की पूरी संख्या 99 से भी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहता है कि संख्या में दिए गए जितने भी अंक हैं उन अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखिए इनके अंकों का योग करके देख लीजिए, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 और 5 27, 27 9 से विभाजित होता है नहीं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27। जी हाँ बिल्कुल 27 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से भी और 11 से विभाजित होता है। अब जब 9 से और 11 से दोनों से विभाजित होगा तो ये संख्या पूरी की पूरी 99 यानी 99 से भी विभाजित हो जाती है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, संख्या दी गई है, इसमें हमको यहाँ पर इकाई का अंक बताना है क्या है। तो देखिए इकाई का अंक, अगर आपको इस तरीके से गुणनफल में कोई संख्या दी गई है उनमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सबसे आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। क्या है देखिए, सबसे जो संख्या दी गई है सबसे पहले इसमें जो सबसे आखिरी का अंक है इकाई का अंक, इसको यहाँ पर उठाइए और जो दूसरी संख्या दी गई है इसमें जो आखिरी का अंक है, यानी जो भी संख्या यहाँ पर दी गई है इनमें सभी के इकाई के अंक की आपस में गुणा करते चली जाइए। जैसे कि यहाँ पर इसका इकाई का अंक हमने यहाँ पर ले लिया 7 मल्टीप्लाई, इस संख्या का इकाई का अंक ले लिया हमने यहाँ पर 5, फिर अगली संख्या क्या है, अगली संख्या का इकाई का अंक ले लिया हमने यहाँ पर 8, और फिर उससे अगली संख्या क्या है, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 3, फिर उससे अगली संख्या क्या है, इकाई का अंक हो जाएगा 9। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, हमको तो सिर्फ वहीं पर कर देना है। तो देखिए कैसे, 7 पंजे 35, गुना करके क्या आया 35, और 35 में इकाई का अंक क्या होता है 5। अब वो 5 आया है, जैसे कि 7 पंजे 35 होता है ना, 35 में इकाई का अंक क्या है 5। अब इस 5 की इसमें गुना कर दीजिए, 8 पंजे 40, यहाँ पर 40 आया। अब इस जीरो की इस 3 में गुना कर दीजिए, जीरो की 3 में गुना करेंगे तो जीरो आएगा, फिर से जीरो, और इस जीरो की फिर से 9 में गुना करेंगे तो फिर से जीरो आएगा। यानी जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी अंक में करेंगे तो वहाँ पर जो आंसर आता है वो जीरो ही आता है, ठीक है। तो इस दिए गए गुणनफल में जितने भी दिए गए इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, आपको जो ये प्रश्न सोल्व करना है वो बेसिकली आपको कॉपी पर वहीं के वहीं सोल्व कर लेना है। जैसे कि आपको 7 पंजे 35, 35 में इकाई का अंक 5 आया, उस 5 की मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए, 5 8 40, इकाई का अंक जीरो आया। अब जीरो जब इकाई का अंक आ गया तो किसी भी संख्या में आप जीरो की गुणा करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, आगे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, और इस तरीके से प्लस में करके दिया है। और कहाँ तक दिया है, 10 की पावर 10। तो इसमें यहाँ पर हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें कैसे यहाँ पर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा एक ही आएगा, ठीक है, इकाई का अंक 1। उसके बाद 2 की पावर, अब देखिए 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 3 का घन कितना होता है 27, और 27 में इकाई का अंक क्या होता है 7, ठीक है। तो देखिए इस साइड में मैं लिख रहा हूँ ये सभी इकाई के अंक लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है 4 की पावर 4, तो देखिए 4 की पावर अगर सम है तो हमेशा इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आएगा, लेकिन अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। देखिए कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ, 4 की पावर ये देख दी हमने विषम, तो 4, 4 की पावर 1 तो कितना आएगा 4। वही हम अगर 4 की पावर सम टेकेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर 4 की पावर 3 करेंगे, विषम संख्या डाल दी, तो 4 चौक 16 चौका 64, फिर 64 हो जाएगा। तो
देखिए जब भी 4 की पावर विषम होती है तो इकाई अंक 4 आता है, और जब भी 4 की पावर सम होती है तो इकाई अंक 6 आता है। 4 की पावर विषम हुई तो इकाई का अंक 4 आया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 4 की पावर यहाँ पर सम दिया गया है, तो जब 4 की पावर सम दिया गया है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 की पावर 4 करके कितना आएगा, इकाई का अंक 6। उसके बाद यहाँ पर 5 की पावर आप कितनी भी कर लो, कितनी भी पावर रख लो 5 की, हमेशा इकाई का अंक जो आएगा वो 5 ही आएगा, ठीक है। 5 की पावर 5, इसमें इकाई का अंक 5 आएगा। उसके बाद है 6 की पावर। अब 6 की पावर का भी ऐसा ही मसला है, 6 की पावर कितनी भी रख लो ऊपर, हमेशा इकाई का अंक 6 ही आएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब 6 की पावर 6 की, इकाई का अंक तो हमेशा 6 ही आना है। उसके बाद 7 की पावर 7। अब देखिए 7 की पावर 7 है, हमको क्या करना है, किसी भी संख्या में इकाई का अंक पता करना है तो जो भी पावर दी गई होती है, यानी जो भी घात दी हुई होती है, उसको हमको 4 से डिवाइड करना है। देखिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, 4 एकम 4, शेष फल कितना बचेगा 3, यानी कि 7 की पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 7 की पावर 3 हो जाएगा ना। अब 7 की पावर 3 कितना करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अब 7 सती 49, ठीक। अब इस 9 की मल्टीप्लाई इस 7 में कर दीजिए, 9 सत्ते 63, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इकाई का अंक 3 आ गया, यानी 7 की पावर 7 में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 की पावर 7 में इकाई का अंक 3, ठीक है। अब ऐसे ही 8 की पावर 8। अब देखिए इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो देखिए जो है ना 8, ये जो पावर 8 है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, और जब भी पावर पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो पावर हमको यहाँ पर 8 की पावर 4 बना लेनी है। यानी किसी भी संख्या की अगर आप पावर को डिवाइड कर रहे हैं और वो पूरी विभाजित हो जाती है तो आपको उसकी पावर 4 ही रख देनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, यहाँ पर जगह कम पड़ गई है ना, तो समझाने के लिए मैं इसको इधर से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 8 की पावर 8 है ना, अब इस पावर को हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और जब 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो हम उस संख्या की पावर 4 रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 8 की पावर 4 रख दी। अब देखिए 8 की मल्टीप्लाई 4 बार करनी है, 8 गुने 4, 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है। अब 8 अठी 64, ठीक है, 64, इकाई का अंक क्या है 4। अब इस 4 की इस 8 में गुणा करो, 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक क्या आया 2। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस 8 में करो, ठीक है, 2 अट्ठे 16। अब इस 16 में इकाई का अंक क्या आया 6, यानी 8 की पावर 8 में जो इकाई का अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 की पावर 8 में इकाई का अंक आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरीके से 9 की पावर 9। अब देखिए 9 की पावर 9 का भी मसला समझ लीजिए। 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। वहीं अगर देखें 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। तो यहाँ पर 9 की पावर 9, यानी कि 9 की पावर यहाँ पर विषम दी गई है, और जब विषम दी गई है तो इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। 9 की पावर 9, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10, 10 की पावर कुछ भी कर लो, यानी जीरो है ना, जीरो की पावर कुछ भी कर लो, इकाई का अंक हमेशा जीरो ही आना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इस साइड के हमने यहाँ पर इकाई के अंक निकाल दिए हैं, अब इनको आपस में हमको जोड़ लेना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, और 18 5 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32, और 6 38, 38 और 9 47, ठीक है। इनका योग कितना आया 47, और इस 47 में इकाई का अंक क्या है 7, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करने पर जो इकाई का अंक आया है वो आया है 7। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। 7 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, 30 की घात 15 गुना 22 की घात 11 गुना 15 की घात 24, इनके यहाँ पर हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए जब भी हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हो तो जो नीचे दिए गया है बेस, बेस क्या होता है, ये जिसकी पावर चढ़ी हुई है ना, ये इन बेस को हमको अभाज्य संख्याओं में बदलना है, यानी इनको अभाज्य गुणनखंड हमको इनको करने हैं। अब देखिए इनके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे कि 30 दिया गया है। अब इस 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3, 2 3 6 पंजे 30, ठीक है। अब देखिए ये भी अभाज्य संख्या हो गई, ये 3 भी अभाज्य संख्या हो गई, और ये 5 भी अभाज्य संख्या हो गई। अब इनकी गुणा करेंगे आपस में तो 30 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमको करना है। तो जब हम इनके यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर 30 की पावर कितनी थी 15, तो इन सभी पर यहाँ पर 15 15 घात चढ़ा देंगे, ठीक है।
इनकी सभी की पावर 15 कर देंगे, ठीक है, ऐसे 15 15 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 22 दिया हुआ है। अब इस 22 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 22 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 11, 11 दूनी 22 होते हैं ना, ठीक है। अब देखिए ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। अब इनकी पावर यहाँ पर 11 11 चढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 22 के ऊपर 11 पावर है ना, तो इसकी भी यहाँ पर 11 कर देंगे और इसकी भी यहाँ पर 11 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 15। अब इस 15 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 15 के किस तरह होंगे, 3 गुना 5, 3 पंजे 15। ये देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अब इनकी पावर कितनी है यहाँ पर, 15 की पावर 24। तो जब 15 की पावर 24 है तो 24 पावर इस 3 की हो जाएगी और 24 पावर इस 3 की हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर प्रश्न में ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड करके दे रखे तब तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे आपको पावर को जोड़ देना है, वही उनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर आपको दी गई संख्या के जो बेस होते हैं वो अभाज्य संख्याओं में नहीं है, तो उनको आपको पहले अभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और अब इन सभी पावर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, यहाँ पर तो हो जाएंगे 45, ठीक है। अभी इन पावर को जोड़ रहे हैं हम। देखिए इसमें 11 पावर ये है और 11 ये, यहाँ पर कितनी पावर हो गई, 22, ठीक है, 22 हो गई। अब देखिए 24 और 24 48, 24 दूनी 48। अब ये 48 पावर इसकी हो गई। अब इन सभी पावर को आपस में जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 और 5 15 का 5 का हासिल 1, 1 और 4 5 और 2 7, 7 और 4 11, ठीक है। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 115। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 115 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, 100 के सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग तथा विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। तो देखिए इस प्रश्न में यहाँ पर 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं, यानी इन 100 के जितने भी गुणनखंड है उन सभी का योग ज्ञात करना, और फिर सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, और फिर विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो हमको इस 100 के जो है अभाज्य गुणनखंड बनाने होंगे। 100 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे, देखिए 100 कैसे बना होगा, 25 गुना 4, 25 चौका 100, ऐसे ही बना है ना 100। अब देखिए इस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, हो गया। तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब देखिए ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इन अभाज्य गुणनखंडों का हमको यहाँ पर योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो ये पावर दी गई है 2, इसकी 2 की पावर यहाँ पर 0 से शुरुआत करनी है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, ऐसे हमको इसको लिखना है। फिर आगे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 5 को भी ऐसे ही लिखना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। अब ऐसे करना है। अभी देखिए 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात उसकी 0 है तो उसका मान 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 2 की पावर 4, 2 का मतलब हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो गया ऐसे। उसके बाद गुना करेंगे, 5 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, प्लस 5 की पावर 1 5 हो गया, प्लस 5 की पावर 2 25 हो गया, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 और 1 7, इसका तो आ गया 7, ठीक है, बीच में गुणा का निशान है। उसके बाद हो गया 25 और 5 30 और 1 31, ठीक है, ये हो गया 31। अब इनके आपस में गुणा कर लीजिए, 7 की और 31 की, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ठीक है, ये हो गया 217। तो सभी गुणनखंडों का योग जो है वो हो जाएगा 217। तो एक सवाल तो हमने यहाँ पर हल कर लिया, सभी गुणनखंडों का योग 217। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, इसको यहाँ पर साइड में लिख लेंगे 217। तो चलिए अब यहाँ पर योग निकालते हैं हम सम गुणनखंडों का। तो जब भी आपको सम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो आपको 2 की पावर 0 से शुरू नहीं करना है, सीधा शुरू कहाँ से करना है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, ऐसे करना है, ब्रैकेट बंद, फिर बीच में गुणा का निशान लगाइए। फिर आगे देखिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। या जहाँ तक आपको इसमें पावर दी गई है वहाँ तक जाना है। देखिए यहाँ 2 की पावर 2 दी गई है ना, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 तक ही हम गए हैं। इसमें 5 की पावर 2 दी गई है ना, तो यहाँ पर भी हम 5 की पावर 2 तक ही गए हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सम गुणनखंडों का योग पूछे तो आपको जो 2 की शुरुआत करनी है वो 2 की पावर 1 से करनी है, 2 की पावर 0 से बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि 2 की पावर 0 जो होती है उसका मान 1 होता है,
और एक यहाँ पर सम संख्या नहीं होती, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 0 का यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है, गुणा। उसके बाद 5 की पावर 0 मतलब 1, प्लस 5 की पावर 1 मतलब 5, प्लस 5 की पावर 2 मतलब 25, ठीक है। अब देखिए इनको यहाँ पर जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, गुणा 25 और 5 30 और 1 31, ठीक है। अब 31 की 6 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 6 तिया 18, ठीक है। तो समगुणन खंडों का योग कितना आ गया, 186। इसको भी यहाँ पर साइड में लिख लीजिए 186, ठीक है। यहाँ पर 2 सवाल हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल भी समझाना है। अब देखिए हमको यहाँ पर निकालने हैं विषम गुणनखंडों का योग। तो जब भी विषम गुणनखंडों का योग आपको निकालना है तो आपको 2 को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है ये सम संख्या है, ठीक है। अब 2 को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। बचा क्या, विषम। विषम यहाँ पर 5 है ना, तो अब इस 5 को लेना है। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। अब आपको इसको ही हल करना है क्योंकि यहाँ पर विषम गुणनखंडों का योग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 तो अपने आप में सम संख्या है, तो 2 को यहाँ पर पूरा का पूरा ही छोड़ देना है। अब देखिए 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 और 5 की पावर 2 मतलब 25, ठीक है। सभी का योग कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 1 31, ठीक है। तो विषम गुणनखंडों का योग यहाँ पर आपका आ जाएगा 31। तो इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। ये देखिए अब तीनों ही प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल कर लिया है। सभी गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 217, और सम गुणनखंडों का योग हो गया 186, और विषम गुणनखंडों का योग हो गया 31। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 217 186 31। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 1000 को एक साथ गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी अगर इस सभी को आपस में गुणा कर दिया जाए तो अंत में जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी, ठीक है, हमको ये बताना है। तो जब भी आपको कभी भी लगातार संख्या दी जाए एक से शुरू करके, देखिए एक से शुरू है ना, एक से शुरू होती हुई अगर आपको लगातार संख्या दे दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में जो है ये 1000, इसको यहाँ पर उठा लेना है। देखिए 1000 यहाँ पर लिख लीजिए और इसको यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब 5 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 2 के और 5 के मिलन से ही यहाँ पर क्या होती है, 0 बनती है। देखिए 2 की गुणा जब 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है ना, तो यहाँ पर जो 0 बनेगी वो 1 0 बन जाएगी, ठीक है। तो 2 का और 5 का जोड़ा आपस में मिलकर एक शून्य बनाता है। तो ये जो इक्वेशन दी गई है आपको 1 2 3 4, इसमें यहाँ पर 2 अनलिमिटेड है, बहुत सारे 2 है इसमें। 1 2 तो ये रहा और इस 4 में भी यहाँ पर 2 2 छुपे हुए हैं, ठीक है। आगे आएगा 6, 6 में 1 2 छुपा हुआ है। फिर आगे आएगा 8, 8 में तो देखिए 3 2 छुपे हुए हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इस तरीके से जो 2 है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में छुपे होते हैं, लेकिन जो 5 है वो 5 जो है इस 2 से कम मात्रा में छुपे हुए होते हैं। तो जो भी यहाँ पर कम मात्रा में छुपे हुए होंगे इतनी यहाँ पर 0 बनती है। क्यों बनती है, अब देखिए यहाँ पर 2 यहाँ लिखा गया, 2 यहाँ लिखा गया और 2 यहाँ लिखा गया और 2 यहाँ लिखा गया, 4 बार मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 5 5 और 5, 3 बार ही यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर कंप्लीट जोड़े कितनी फेरी बने हैं, यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 3 ही जोड़े बने हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जिनकी भी संख्या यहाँ पर कम होगी, यानी कि 2 में और 5 में जिसकी भी संख्या यहाँ पर कम होगी उतने ही जोड़े यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन आपको दी गई है इसमें 2 तो बहुत सारे हैं, बहुत ही अनलिमिटेड है, लेकिन जो 5 है वे उससे 2 से कम होंगे, और जब कम होंगे तो जोड़े भी यहाँ पर कम ही बनेंगे, और जब जोड़े कम बनेंगे तो इतने जितने जोड़े बनेंगे इतनी यहाँ पर शून्य होगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इसको 5 से ही भाग दे लेते हैं। तो 5 से जब इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 200, ये आ गया 200। अब ये जो 200 आया है, अब इसको भी यहाँ पर 200 को भी हम फिर से 5 से भाग दे देंगे। 5 को इसको भाग देंगे कितना आएगा, 5 चौक 20, अब ये आ गया 40, ठीक है। अब इस 40 को भी यहाँ पर हमको फिर से 5 से भाग देना है। 5 से इसको भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, कितने बार का है, 8 बार, ठीक है। अब इस 8 को भी यहाँ पर हमको 5 से भाग देना है। 5 एकम 5, कितनी फेरी गया, 1 बार। यानी जब तक यहाँ पर डिवाइड करते करते 1 न आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। अब देखिए जो डिवाइड करके आए हैं 240, 8 और 1, इन सभी को आपस में जोड़ लेना है। तो 200 और 40 240 और 8 248 और 1 49, 249 जो है इस दिए गए इक्वेशन में अंत में
शून्य आएगी। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, गुणनफल 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा इस तरीके से डॉट 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 84 तक ये एक इक्वेशन दी गई है, तो इसके अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी। अब देखिए हमने तो यहाँ पर सीखा है एक से लगाकर लगातार अगर संख्याएं दी गई है तो लास्ट वाली संख्या को हम यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है लगातार एक से शुरू नहीं हुई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक से तो पता है ना, अगर एक से संख्या दी गई है 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे डॉट 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 84 तक दी गई है, तो आपको यहाँ तक तो पता ही है। तो हम सीधा यहाँ पर इसका 84 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए 84 है ना, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 16 बार। ठीक है, अब इसको ये जो 16 आया है इस 16 को भी यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दिया 15, कितनी फिर यार 3 बार। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितनी शून्य हो गई, 16 और 3 19। टोटल जो शून्य हो जाएगी वो हो जाएगी 19। लेकिन ये 19 जो शून्य हुई है ये कहाँ से हुई है, एक से लगाकर 84 तक के गुणनफल की शून्य आई है। तो हमने यहाँ पर देखे कुछ फालतू शून्य इसमें काउंट कर लिया, कौन सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने 12 से, यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी स्टार्ट है 12 से स्टार्ट है, लेकिन हमने यहाँ पर शुरुआत की है 1 से। तो यहाँ पर 1 से 11 तक की शून्य हमने यहाँ पर फालतू काउंट कर ली है, जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे डॉट 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 11। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 12, और हम यहाँ से 11 तक की शून्य हमने फालतू गिन लिया है, तो हम 11 तक देख लेते हैं कितनी शून्य आएंगी। तो 11 को यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आ गया, तो ये 2 शून्य हमने यहाँ पर फालतू काउंट कर ली है। तो अब इन 2 शून्यों को यहाँ पर हमें इस 19 से घटा देंगे। 19 से घटाने के बाद यहाँ पर जो हमारी टोटल शून्य की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 17। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, हमने जो यहाँ पर शून्य की संख्या निकालनी सीखी है वो सीखी है कि अगर कोई संख्या लगातार एक से शुरू होकर होती है, तो देखिए 1 गुना 2 गुना 3 अगर एक से शुरुआत है और अंत में जो संख्या दी गई है उसको 5 से डिवाइड करके हम शून्य की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें प्रश्न में 1 से शुरुआत नहीं है, 12 से शुरुआत है। जब ये 12 से शुरुआत है तो हमने सबसे पहले 1 से लगाकर 84 तक के गुणनफल की संख्या ज्ञात कर ली, टोटल 19 है। तो हमने जो फालतू काउंट की है कहाँ तक की है, 1 से लेकर 11 तक ही हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया है। तो 1 से लेकर 11 तक कितनी संख्या यहाँ पर है, 2 शून्य यहाँ पर आ जाती है। तो इन 2 शून्यों को हमने इस 19 में से घटा दिया, तो इस दिए गए गुणनफल में टोटल जो शून्य की संख्या आएगी 17 आ जाएगी। उम्मीद है प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ पर विभाजित नहीं करेगी पूछा है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख लीजिए, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। ठीक है, तो देखिए इसको हमको अगर सोल्व करना है तो ऊपर की जो पावर है वो हमको यहाँ पर समान करनी होगी। ठीक है, बेसिकली ये एक फॉर्मूला होता है a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, जब a की पावर n प्लस b की पावर n ये दोनों समान होती है और ये विषम संख्या होती है। ठीक है, जब ये विषम संख्या होती है तो ये जो इक्वेशन है वो किससे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, a प्लस बी, इससे यहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको पावर हमको सेम कैसे करनी है, तो ये 7 की पावर है इसको हमको यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 की पावर 41 प्लस, अब 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 2 से इस 82 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, यानी 7 की पावर 2 कर दी हमने, 49 आ गया, और इस पावर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 41 आ जाएगा। अब देखिए इनकी पावर जो है बिल्कुल सेम हो गई है। अब जब पावर सेम हो जाएगी तो क्या होगा, a प्लस बी दोनों के योग से यहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है, तो 49 और 3 कितने हो जाएंगे, 52, 55 2 52। अब देखिए जो 52 है ये किस किस संख्या से कट रहा है, 4 से कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है, 52 से कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है, 26 से कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है, 26 दूनी 52, 52 निकम 52, और 4 से भी कट जाता है 13 बार। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि किससे विभाजित नहीं होगा, तो ये 17 से विभाजित नहीं होगा, बाकी तीनों ही ऑप्शन से यहाँ पर विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10, जब 1330 गुना 1356 गुना 1363 गुना 1368 गुना 1357 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा।
तो देखिए अब ये दी गई श्रृंखला है, इसको यहाँ पर 13 से विभाजित करना है और उसके बाद हमको शेषफल बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इनमें आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, सभी जो नंबर है वो 1300 से शुरू हो रहे हैं, यानी ये 1330 है, ये 1356 है, ठीक है। इन सभी में जो है 1300 कॉमन है। वो जो 1300 है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1330 है, इसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1300 प्लस 30, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो सभी में इनमें क्या है, 1300 कॉमन है और बाकी 56 अलग, इसमें 63 अलग, इसमें 68 अलग। तो इसका मतलब क्या है, 1300 जो है 1300 से कट जाता है, जी हाँ बिल्कुल। 1300 जो है वो 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो सभी में यहाँ पर 1300 है, तो सभी का जो शुरू का 1300 है वो सभी में यहाँ पर विभाजित हो जाएगा। ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, इसका भी गया 13, इसका भी गया, यानी सभी में 1300 है और 1300 13 से विभाजित हो जाता है। अब बचा क्या, लास्ट में देखिए पहली संख्या में 30 बचा है, देखिए इसमें लास्ट का जो है ये 30 बच गया है, इसमें 56 बच गया है, इसमें 63 और इसमें 68 और इसमें 97। तो अब क्या करना है हमको, ये जो संख्या बच गई है 30 56 63 68 97, हमको इन्हीं को 13 से भाग करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब देखिए जब 30 को 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया यहाँ पर 4। तो अब क्या करना है हमको, 4 यहाँ पर अलग से लिख लेना है, ठीक है। आगे गुणा का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर 56। अब देखिए 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 4 इसमें जोड़ेंगे तो 56 बन जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या बच गया, 4, ठीक है। यहाँ पर भी 4 शेषफल बच गया। उसके बाद यहाँ पर अगला अगला है यहाँ पर 63। अब देखिए लास्ट की डिजिट देखनी है हमको, क्योंकि हमने शुरू के 1300 जो है वो 13 से ऑलरेडी विभाजित कर दिया है। अब देखिए 63 में 13 का भाग देंगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। अब देखिए 13 पंजे 65 है, वो 63 से ज़्यादा हो गया। और जब भी हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं पहाड़े में, तो जितना ज़्यादा है उतना ही यहाँ पर माइनस का हो जाता है। देखिए जैसे 63 है और 13 पंजे 65 हो गया। अब देखिए 63 65 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस के 2 शेषफल बचा दीजिए। आप चाहे तो इसको सीधा सीधा भी शेषफल बचा सकते हैं, 13 चौका 52 पढ़ लीजिए और फिर शेषफल कितना बच जाएगा, 52 और 8 60 और 3 63, यानी शेषफल प्लस के 11 भी यहाँ पर आप बचा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा बड़ी गुणा हमको ना करनी पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस के 2 शेषफल लिया है। आप किसी भी संख्या का प्लस शेषफल और माइनस शेषफल ले सकते हैं। प्लस शेषफल लेना है तो आपको दी गई संख्या में कम मारनी चलानी है, यानी कम पहाड़ा पढ़ना है, जिससे कि पहाड़ा पढ़कर उस संख्या से कम आए। और अगर आपको माइनस में शेषफल लेना है तो उस संख्या से आप एक पहाड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, जितने भी संख्या से ज़्यादा होंगे उतने यहाँ पर माइनस का शेषफल बच जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ये 63 था, हमने 13 पंजे 65 किया, 65 कितना ज़्यादा है इससे, 2 ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर माइनस के 2 शेषफल ले लिया, ठीक है। अब देखिए गुणा का निशान लगाएंगे, अगली संख्या देखेंगे क्या है, अगली संख्या है यहाँ पर 68। अब देखिए 68 को 13 से भाग देंगे, 13 पंजे 65, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 शेषफल, प्लस के 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगली संख्या यहाँ पर 97। अभी 97 को यहाँ पर 13 से विभाजित करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। आगे शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया यहाँ पर 6। देखिए मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 6 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और उसको फिर से 13 से विभाजित करना है, और जो शेषफल आएगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पर सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप इसको अलग अलग कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 4 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 की और 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 तिया 6 आएगा। अब देखिए ये 6 जो आया है ये माइनस के 2 है और ये 3 है। जब माइनस के 2 की 3 में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो माइनस के 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो गुणा का निशान ऑलरेडी लगा के रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये बच गया 6, ठीक है। अब फिर से इनके आपस में गुणा कर लीजिए, 6 छंग 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा, 36। लेकिन ये जो 36 आया है ये इस माइनस के चिन्ह की वजह से ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आपस में यहाँ पर गुणा करेंगे 16 से, ठीक है। अब 16 की और 36 की गुणा कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 16 को जो है 13 से विभाजित कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल हमको क्या करना है, बाद में आकर 13 से ही विभाजित करना है। तो क्यों ना हम इसको यहाँ पर पहले ही 13 से विभाजित कर ले। तो देखिए जब इसको 13 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बच जाएगा, तो 13 ही कम 13, आगे जो शेषफल बचेगा वो शेषफल बच जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। उस 3 को हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा का निशान लगाइए। अब आप इस 36 को भी 13 से विभाजित कर लीजिए, 13 दूनी 26, आगे कितना शेषफल बच गया, आगे शेषफल बच गया यहाँ पर 36, ठीक है। क्योंकि 13 दूनी 26 और 26 में 10 ऐड करेंगे तब जाकर 36 बनता है। तो यहाँ पर 10 शेषफल बचा, लेकिन ये शेषफल काहे का बचा है, यहाँ पर माइनस का निशान है, इसको आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए इसको हमने माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 10 या 30, ये हो गया 30, टोटल कितना होगा 30, लेकिन ये 30 जो है माइनस का है, इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस का होता जा रहा है। अब देखिए ये ओवरऑल जो हमारी मल्टीप्लाई करके जो आया है 30 आया है। अब हमको शेषफल बताने के लिए इसको फिर से 13 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर हमने इसको 13 से विभाजित किया, 13 दूनी 26, 13 दूनी हो गए 26, 26 में कितने जोड़े कि 30 हो जाए, 4 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेषफल बचा वो कितना बचा है, 4 बचा। लेकिन ये जो शेषफल बचा है 4, ये माइनस का बचा है, क्योंकि ऊपर दी गई संख्या जो है ये माइनस की है। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको शेषफल ज्ञात करते समय कोई भी अगर शेषफल माइनस में आ जाए तो आपको क्या करना है, जिस भी संख्या से आप उसको भाग दे रहे हैं उसमें से उस माइनस वाले शेषफल को घटा देना है। जैसे कि हम यहाँ पर इसको 13 से विभाजित कर रहे थे ना, अब देखिए यहाँ पर जब हमने इसको 13 से विभाजित किया तो शेषफल यहाँ पर माइनस के 4 आ गया। तो हमें क्या करना है, इस 13 में से ये 4 घटा देना है, और 13 में से 4 घटाकर कितना बच जाएगा, 9। तो 9 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको एक तो ये माइनस वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि शेषफल जो है माइनस में भी बचा सकते हैं और हम प्लस में भी बचा सकते हैं। अगर आपको ये माइनस वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप इसको प्लस में ही बचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप 13 चौका 52 कर सकते हैं, इसमें 63 में, और 52 में अब देख लीजिए कितने ऐड करने पर 63 हो रहा है, 11 ऐड करने पर हो रहा है। तो आप -2 की जगह यहाँ पर 11 भी रख सकते थे प्लस का, लेकिन मैंने कैलकुलेशन को कम करने के लिए और इतना आपको डिटेल में बताया है ताकि आप समझ सके। तो एक तो आपको ये माइनस वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, और एक आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, अगर शेषफल हमारा माइनस में आ जाए तो जिस संख्या से हम पूरी संख्या को विभाजित कर रहे हैं उस संख्या में से हमको ये माइनस वाला शेषफल घटा देना है। जैसे कि हमने 13 में से -4 घटाया और हमारा उत्तर आ गया 9, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, जब 5 5 5, ये देखिए 5 का जो रिपीटेशन हो रहा है वो डॉट 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 देखिए 244 बार हो रहा है। तो देखिए जब 5 को हम 244 बार लिखेंगे और इस पूरे लिखे हुए को जब 37 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 5 लिखा हुआ है ये पूरे 244 बार लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको 244 बार यहाँ पर लिख कर दिखाते तो पूरा बोर्ड भर जाता ना, तो इसलिए यहाँ पर 5 5 लिख के आगे डॉट डॉट लगाया है और 244 बार यहाँ पर लिख दिया है। यानी ये जो 5 लिखा गया है 244 बार लिखा गया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बात आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, जब भी कोई अंक अपने आप में 3 बार रिपीट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये 1 को हमने 3 बार यहाँ पर रिपीट करके लिख दिया, टोटल 111 हो गया। तो जब भी कोई नंबर अपने आप में 3 बार रिपीट होता है तो वो हमेशा यहाँ पर 37 से विभाजित होता है। ये आपको बिल्कुल रट्टा मार के बात को ध्यान रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम 2 2 2 ये लिख लिया, ऐसे आप 3 3 3 ये लिख लिया, ठीक है। जब भी कोई नंबर यहाँ पर 3 बार रिपीट होगा तो वो 37 से विभाजित होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये 5 जो है, ये 5 जो है 3 फेरे रिपीट कब तक हुआ है, देखिए शुरू के 3 5 ले लिए, ठीक है। एक जोड़ा बन गया 3 बार रिपीट होने का, उसके बाद अगले 5 के ले लिए 3, ठीक है। एक जोड़ा ये बन गया 3 बार रिपीट होने का, यानी ये जो 555 है ये 37 से विभाजित होगा, जी बिल्कुल होगा। अगला जो 555 है ये 37 से विभाजित होगा, जी बिल्कुल होगा। और आगे दिया है डॉट 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 244 बार। तो क्यों ना हम यहाँ पर 3 3 के पेयर इसमें से निकाल ले कि आखिर 3 3 के पेयर इस 244 में कितनी बार आए हैं। तो यहाँ पर 244 बार जो 5 5 का लिखा गया है इसमें 3 3 के पेयर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, बेसिकली हमको उसको 3 से विभाजित करना होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 के पेयर निकालने हैं। तो 244 जो है 244, इसको हम यहाँ पर 3 से विभाजित कर लेंगे। जब इसको 3 से विभाजित करेंगे तो शेषफल देखेंगे कितना बचेगा। 3 से कटेगा ये 3 अट्ठे 24, ठीक है, और ये कट गया 3 एकम 3, यानी 81 बार पूरा पूरा गया। और यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 1, ठीक है। यानी ये जो पूरा 555 है इसमें 3 3 के जोड़े कितने बने, टोटल 81 जोड़े बने। लेकिन एक इसमें पेयर ऐसा बच गया, यानी एक 5 का ऐसा बच गया जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, क्योंकि इसके पास और 2 5 के नहीं बचे, ठीक है। बाकी यहाँ पर 3 3 के पेयर टोटल 81 बन गए और केवल एक सिंगल डिजिट बच गया यहाँ पर, क्या, 5, क्योंकि ये संख्या जो है 5 है ना, ये अपने आप में रिपीट हो रही है। तो ये जो एक शेषफल बचा है इसका मतलब है यहाँ पर एक 5 का बच गया। अब देखिए जब एक 5 का बच गया यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, बाकी के तो अभी सभी 3 3 के पेयर बन गए, और जो भी 3 3 के पेयर होते हैं वो सभी 37 से विभाजित होते हैं, इतना आपको मैंने अभी बता दिया है। तो यहाँ पर ये जो 81 पेयर बने हैं 3 3 के, ये सभी के सभी 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं।
बच गया क्या, एक शेषफल बचा, यानी कि एक अंक का ये क्या बच गया 5। अब ये एक 5 बच गया, अब इस बचे हुए को यहाँ पर हम 37 से विभाजित करेंगे, ठीक है। अब इसको 37 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, तो देखिए जब हम किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं और अगर ऊपर वाला अंश जो है हर से छोटा होता है तो अपने आप में अंश ही यहाँ पर शेषफल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक ना बचता, मान लीजिए 2 5 के बच जाते, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अगर यहाँ पर 245 होता तो 81 बार 3 3 के पेयर बनते और यहाँ पर शेषफल बच जाता जो 2, और दो का मतलब हो जाता कि यहाँ पर 2 5 5 के बच गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको 55 लिखते, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर 55 लिखते। अब इसको 37 से विभाजित करते, ठीक है। 37 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता, 37 से इसको विभाजित करेंगे और यहाँ पर तो तब शेषफल यहाँ पर 18 हो जाता। अगर यहाँ पर ये 2 5 5 के बच जाते तो 37 से भाग देने पर शेषफल 18 बचता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12। जब 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस डॉट 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 10 की घात 100 तक ऐसे ही दिया गया है, यानी 10 की घात 3 के बाद 10 की घात 4 भी आया होगा, 5 भी आया होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 10 की घात 100 तक दिया गया है। जब इस पूरी श्रृंखला को यहाँ पर 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, 10 को अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 6 कम 6 बच गए कितने, 4 शेषफल। ऐसे ही हम यहाँ पर 100 को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, देखिए 6 कम 6 बच गए 4, आगे जीरो है 40 बन गया, तो 6 छंग 36, तो फिर से यहाँ पर शेषफल 4 बचेगा। फिर से यहाँ पर एक संख्या और ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया अब की बार 1000। 1000 को जब 6 से विभाजित करेंगे तो भी यहाँ पर शेषफल 4 ही बचेगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है, एक के आगे एक भी जीरो है, दो जीरो है, तीन जीरो है या फिर अनलिमिटेड जीरो है, एक के आगे जितनी भी जीरो है अगर उस संख्या को हम 6 से विभाजित करते हैं तो हमेशा शेषफल क्या बचता है, 4 ही बचता है, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर 1, यानी जब इसको हम यहाँ पर 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 4। 10 की घात 2 मतलब ये हो गया 100, जब इस 100 को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 10 की घात 3 मतलब 1000, जब इसको 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4। ऐसे ही आगे संख्या होगी 10 की पावर 4, तो वहाँ पर जो भी मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है, एक के आगे अगर एक भी जीरो है या फिर उससे आगे कितनी भी जीरो है, अगर उस संख्या को हम यहाँ पर 6 से भाग करते हैं तो हमेशा शेषफल 4 आता है। यानी आगे आने वाली संख्या का भी शेषफल 4 होगा, फिर ऐसे 4 4 आता जाएगा, और ये जो 10 की घात 100 है इसका भी यहाँ पर शेषफल 4 आएगा। यानी ये जो 4 4 आया है ये कितनी बार आया है, तो यहाँ पर देखिए टोटल 100 बार ये संख्या दी गई है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 4 आया है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके ये 100 बार आया है। यानी कि 4 को यहाँ पर 100 बार जोड़ना है। बेसिकली सवाल क्या बन गया, अब 4 को यहाँ पर 100 बार जोड़ना है। अब जब 4 को आप 100 बार कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस फिर से 1 बचेगा क्योंकि 4 तो कॉमन ले लेना। ऐसे ही 1 बचता चला जाएगा और कहाँ तक बचेगा, ये 100 बार तक बचेगा, यानी कि 1 जो है वो 100 बार बचा है। और जब 1 को आपस में 100 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब इस 100 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 400। अब इस 400 को कैसे भाग देना है, हमको 6 से भाग देना है, तो 6 से भाग देंगे, 6 छंग 36 बच गए 4, 6 छंग 36, यानी कि 66 बार कटेगा और शेषफल बच जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। हालांकि आप इसको बिल्कुल देखते ही इस प्रश्न को बिल्कुल हल कर सकते हैं, जैसे कि 10 के पीछे जो भी जीरो दी गई अगर उसको 6 से विभाजित किया जाए तो हमेशा 4 शेषफल आता है, तो सिंपली आप इसको 4 टिक करके भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इसका बेस बताया है, कंसेप्ट बताया है। हो सकता है इसके आगे भी कोई संख्या दे दी जाए, 10 के अलावा कोई और संख्या दे दी जाए, तब आपको सवाल को कैसे करना है इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको करके दिखाया है। तो उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13। 3 अंकों की एक संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। उदाहरण के लिए 2 5 6 और फिर से रिपीट हुआ 2 5 6। या फिर एक और उदाहरण ले लीजिए 6 7 8 और फिर से ये रिपीट हो गई 6 7 8 इत्यादि। इस रूप की कोई भी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी।
यहाँ पर कहा गया है कि 3 अंकों की कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 अंकों की संख्या ले लेता हूँ, 1 2 3, और इसी अंकों को फिर से दोहराकर 6 अंकों की संख्या को बना लीजिए। 3 अंक तो ये हो गए, अब फिर से इन 3 अंकों का रिपीटेशन कर दीजिए, 1 2 3। ठीक है, इसी संख्या का यहाँ पर हमने फिर से रिपीटेशन किया और इसको 6 अंकों की संख्या बना ली। तो जब भी आप ऐसे 3 अंकों की संख्या का रिपीटेशन करके उसको 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो वो हमेशा किससे विभाजित होती है? हमेशा ये 7 से विभाजित होती है, 11 से भी विभाजित होती है और 13 से भी विभाजित होती है। ठीक है, इस ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा याद रखना है। अगर 3 अंकों की कोई संख्या है उसको एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए और उसको 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वो हमेशा 7 11 13 से विभाजित होती है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। हमने भी अब जब तैयारी की थी इसी तरीके से इसको याद रखा था और आज ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जिन भाई को लगता है कि ये कटेगी नहीं वो यहाँ पर काट कर भी देख सकता है। पहले 7 से भाग दीजिएगा, फिर 11 से दीजिएगा, फिर 13 से दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 11 13 इन तीनों से विभाजित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता है तो यह हमेशा किससे विभाजित होगा? यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 अंकों की कोई भी संख्या हो और उस संख्या के जो अंक है उनका योग उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी? मान लीजिए यहाँ पर मैं एक संख्या ले लेता हूँ, आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा अपनी तरफ से जो भी आपके मन में आए। मैं तो यहाँ पर ले रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, ये 123 यहाँ पर मैंने संख्या ले ली। ठीक है, 3 अंकों की संख्या है ये। अब इसमें से क्या हमको घटाना है? इसी संख्या के अंकों का योग घटाना है, यानी 3 2 और 1 इनको आपस में जोड़कर इनका योग घटाना है। तो 3 और 2 5 और 1 6, इस संख्या के अंकों का योग क्या हो गया? 6। अब 123 में से हम जब 6 घटाएंगे तो कितना यहाँ पर बच जाएगा? 117 बच जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 117 हमेशा किससे विभाजित होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, क्या ये 3 से विभाजित होगा? तो देखिए 3 से विभाजित करने के लिए 3 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 7, ये हो गया 7 और ये 1 हो गया 8 और एक ये हो गया 9। इस संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। और 9 3 से विभाजित होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये है ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल सही। आगे देख लीजिए यहाँ पर 9। 9 का रूल क्या कहता है? दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी अपने आप में 9 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए 7 और 1 8 और 1 9, इस 117 के अंकों का योग क्या है? 9 है। तो क्या 9 9 से विभाजित होता है? जी बिल्कुल होता है, एक बार कट जाएगा। तो यानी कि ये 9 से भी विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या है 3 अंकों की, अगर उसमें से आप उसी संख्या के अंकों का योग घटा देते हैं तो वो हमेशा 3 से और 9 से यानी इन दोनों से विभाजित होती है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 तथा 9 दोनों से विभाजित होती है। आप 123 की बजाय यहाँ पर कोई और भी संख्या ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आप होमवर्क में कोई भी एक संख्या लीजिएगा और उसमें से उसी संख्या के अंकों का योग घटाइएगा और देखिएगा वो 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, यदि भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है और शेषफल 12 है तो भाज्य क्या होगा? तो देखिए भाज्य एक सूत्र होता है यहाँ पर, इसको ध्यान रख लीजिए। भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक जमा शेषफल। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, इसी से आधारित ये प्रश्न सोल्व होता है। अब देखिए आपने इस तरीके से भाग के सवाल किए होंगे, तो यहाँ पर जो होता है वो होता है भाजक। ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक और जिसको देते हैं इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, ये हो गया भाज्य और ये होता है आपका भागफल। ठीक है, भागफल। और नीचे यहाँ पर जो बचता है वो बचता है शेषफल। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल बना लीजिए ऐसे ही, यदि भाजक भागफल का 8 गुना, तो भाजक क्या है? भाजक है ये भागफल का 8 गुना यानी इसका 8 गुना, अगर ये 1 है तो ये 8 है, ऐसे कह रहा है। और शेषफल का 4 गुना, यानी ये जो भाजक है ये शेषफल का 4 गुना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में यहाँ पर दिया गया है शेषफल। मान लीजिए शेषफल ये है और शेषफल का 4 गुना क्या है? यहाँ पर भाजक बताया गया है। तो जब शेषफल 12 है तो इसका 4 गुना भाजक कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 48, यानी भाजक हो गया आपका 48, शेषफल हो गया आपका 12। और यहाँ पर क्या कहा गया है? भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना है। तो ये किसका 8 गुना है?
6 का 8 गुना हो जाएगा ना, 6 अट्ठे 48, ठीक है। तो इसको हम जब 8 गुना है तो इसको 8 से भाग दे लेंगे। 8 से भाग देकर जो भी हमारा भागफल आएगा वो यहाँ पर हमारा जो है भागफल हो जाएगा। तो 8 छंग 48 यानी ये हो गया 6। ये तो हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया शेषफल। अब देखिए इसको फॉर्मूले में पुट कीजिएगा। तो भाज्य क्या है हमारा, भाज्य तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए भागफल क्या है हमारा, भागफल आया है हमारा 6 और भाजक कितना आया है, भाजक आया है 48 और जमा शेषफल कितना है हमारा 12, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर दीजिएगा। तो 8 की 6 में गुना करेंगे तो 6 अट्ठे 48 का 8 का हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, ठीक है, ये हो गया 28 और जमा शेषफल, इसमें जोड़ देने हैं हमको शेषफल भी 12, ठीक है। अब देखिए 8 और 2 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 300 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, दो संख्याओं का अंतर 1375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 25 आता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर 1375 दिया गया है। तो दो संख्याएं मान लीजिए b और a है, ठीक है। ये देखिए a और b, ये a हो गया और ये हो गया b। तो ये दो संख्याएं मान लीजिए। अब इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो भाई मान लीजिए अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, b है ना, तो b यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाएगी। तो जब इनका अंतर होगा तो बड़ी में से छोटी तो घटाया जाएगा, तो b माइनस ए कर दीजिए, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटा कर ही यहाँ पर अंतर आता है। तो b माइनस ए यहाँ पर दिया गया है 1375, ठीक है। b माइनस ए कितने देगा, 1375। अब यहाँ पर कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है b, बड़ी संख्या b को छोटी संख्या a से भाग देने पर जो भागफल आता है हमारा 6 आता है, ठीक है। भागफल कितना आ गया 6 और शेषफल कितना आता है 25, ठीक है। अब इस शेषफल को थोड़ी देर के लिए होल्ड रख लीजिए, इसको भूल जाइए। तो जब देखिए जब b बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है, तो हम यहाँ पर b का मान यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं नहीं। तो देखिए b का मान कैसे निकालेंगे, देखिए बराबर b बराबर ये जो a है ये नीचे भाग में है, ऊपर गुना में चला जाएगा, यानी कि 6a हो जाएगा, ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा 6a। तो क्यों ना हम यहाँ पर b का मान पुट कर दे। b का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, 6a दिया गया है, ठीक है। ये देखिए 6a दिया गया है ना, तो यहाँ पर b की जगह हम 6a लिख देंगे। 6a माइनस a बराबर 1375, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम a का मान यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए 6a में से अगर a घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5a बच जाएगा। 5a बच गया नहीं, अब यहाँ पर आ गया 1375, ठीक है। अब देखिए इसको मैं नीचे से थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ गई है। अब देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 गुना में है, इधर आपका बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से यहाँ पर 1375 को भाग देनी है। तो जब 5 से इस 1375 को भाग देंगे तो देखिए 5 दूनी 10 बच गए 3, 5 सत्ते 35 बच गए 2, 5 पंजे 25। तो जब इस 5 से इस 1375 को भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा हमारा 275 बार, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर a का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है 275 आ गया है, ठीक है। ये a का ही तो मान आया है ना 275। और a क्या थी हमारी यहाँ पर छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या थी b और छोटी संख्या थी a। और प्रश्न में क्या पूछा गया, यहाँ पर छोटी संख्या ही यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा 275, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, यदि एक संख्या को 225 से विभाजित किया जाए तो शेष 70 बचता है, लेकिन जब संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो मान लीजिए संख्या कोई x होगी, इसको 225 से विभाजित किया तो शेषफल हमारा 70 बचा। लेकिन जब इसी संख्या के वर्ग को, तो देखिए हमको यहाँ पर संख्या मालूम नहीं है, तो जो यहाँ पर शेषफल बचता है हम उसी को यहाँ पर संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या अब 70 है। अब देखिए जब यही संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करेंगे तो हमने यहाँ पर संख्या क्या मान ली 70। अब इस 70 का यहाँ पर वर्ग कर लीजिए, तो 70 का वर्ग क्या होगा, 70 गुना 70 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। या आप पूरी गुना करके भी लिख सकते हैं।
तो जब भी आपके सामने इस तरह का प्रश्न आए तो यहाँ पर जो पहली संख्या से भाग देकर जो शेषफल बचता है उसी को यहाँ पर पूरी संख्या मान ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर शेषफल 70 बच रहा था तो हमने 70 ही उस संख्या को मान लिया। अब देखिए जब इस संख्या के वर्ग को, तो ये जो शेषफल बचा था, जो संख्या थी हमारी इस संख्या के वर्ग को, तो हमने यहाँ पर 70 गुणा 70, 70 का वर्ग कर दिया। अब इसको यहाँ पर 15 से विभाजित करना है। तो 15 चौका 60, शेषफल बचा 10, 15 चौका 60, शेषफल बचा 10। तो 10 की 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, फिर से इसको 15 से भाग दे देंगे। 15 5 75, 15 छिका 90। तो शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पर? 10 बच जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18। जब दो संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 13 तथा 11 शेष बचता है। यदि उन दो संख्याओं के योगफल को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए अभी पिछला ही सवाल मैंने कराया है, मैंने आपको बताया है कि जो भी यहाँ पर शेषफल बचता है उन्हीं को यहाँ पर संख्या मान ली जाती है। तो देखिए यहाँ पर 17 से विभाजित करने पर दोनों संख्याएं में शेषफल क्या बचा है? 13 और 11। तो क्यों ना हम में दो संख्याएं 13 और 11 ही मान लीजिए एक संख्या यहाँ पर 13 है, एक है 11। तो अब इसने आगे क्या कहा है? इन दोनों संख्याओं के योगफल को। तो जब हमने 13 और 11 को भी संख्या मान ली है तो हम 13 और 11 का योगफल कर लेंगे, क्योंकि ये संख्याओं का योग करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इनका यहाँ पर योग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इन संख्याओं के योग को 17 से विभाजित करना है, तो यानी कि इस 24 को 17 से विभाजित कर लेंगे। तो शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा आपका 7। ठीक है, 17 से जब 24 को भाग देंगे, 17 एकम 17, आगे बच जाएंगे 7। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 इस प्रश्न का शेषफल बच जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19। एक छात्र को किसी संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया। छात्र ने त्रुटिवश उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया तथा उसके द्वारा प्राप्त सही उत्तर उत्तर से 63 अधिक था। तो वह संख्या क्या है? तो मान लीजिए वो संख्या आपकी x थी। जब इस x को आपने 12 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका? 12x आ गया। ठीक है, तो आना चाहिए था आपका 12x, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने कर दिया उस संख्या को 21 से गुणा, यानी उसने x को 21 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर गुणनफल आपका आ गया 21x। अब इन दोनों का अंतर जो है, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर आ जाएगा आपका 9x, यानी उसकी इस गलती की वजह से यहाँ पर 9x का फर्क पड़ा है, 9x उत्तर अधिक आया है। और प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कितना उत्तर अधिक आया है? तो यहाँ पर देखिए 63 उत्तर अधिक आया है। तो इसको इसके बराबर रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस 9 को उधर ले जाइए, x बराबर 63/9। अब देखिए x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर? 9 सत्ते 63। ठीक है, और हमको x का ही मान पूछा था, वह संख्या ही हमको पूछनी थी, तो वह संख्या हमने x मानी थी, तो x का मान यहाँ पर 7 आ गया। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो संख्या क्या है? तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, संख्या 18 अधिक है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको ऑप्शन ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन ले लीजिए यहाँ पर 75। अब देखिए इसने दो अंकों की एक संख्या है। जी हाँ, बिल्कुल, ये दो अंकों की एक संख्या है। इन संख्या के अंकों का योग क्या 12 है? 7 5 12 है। पहली कंडीशन तो हमारी फिट बैठ गई। उसके बाद देखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर। अब देखिए स्थान कैसे बदलेंगे? ये 75 है तो इसका 5 शुरू में ले लीजिए और 7 बाद में ले लीजिए। ये अंकों का स्थान आपस में बदल गया, फिर संख्या क्या बन गई? 57 बन गई। तो ये जो हमने इनके अंक बदले हैं और ये प्राप्त संख्या दी गई है, ये इससे 18 अधिक है। तो क्या 75 से 57 18 अधिक है? जी नहीं, 57 तो ऑलरेडी इससे छोटी हो गई, जबकि ये जो संख्या हमारी नई संख्या आती, ये इससे 18 ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये हो गई यहाँ पर कम। तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है 48। अब देखिए 48 में इनके अंकों के योग देखिए, 8 और 4 12। तो यहाँ पर अंकों का योग 12 पूछा गया था, तो यहाँ पर 12 है, ये कंडीशन तो फिट बैठ गई। अब देखिए इनके अंकों को पलट लेते हैं। ये हमने पहला 8 का अंक शुरू में लिख दिया और 4 बाद में लिख दिया। अब क्या संख्या बन गई? नई 84। तो क्या है 84 जो है ये इससे 18 अधिक है? देख लीजिए एक बार, देखते हैं। तो 84 में से 48 घटा के देख लीजिए। 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 4 गए 3। तो ये तो इससे 18 ज़्यादा नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन 57। 7 5 12, पहली कंडीशन तो यहाँ पर फिट बैठ गई, दोनों के अंकों का योग 12 है। अब देखिए ये हो गई 57।
अब इसके अंक पलट लीजिए, अंक पलट कर क्या हो जाएगा आपका 70 5 75 हो जाएगा। अब देखिए ये जो नई संख्या हमारी आई है 75, क्या ये इससे 18 ज़्यादा है? इसको घटा कर देख लीजिए, 57 इसमें से घटा लीजिए, अंतर देख लीजिए इनका। 15 में से 7 जाकर कितने बचेंगे 8, और यहाँ पर 6 में से 5 जाकर बच गया 1। ठीक है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर फिट बैठ गई। इसने कहा था कि दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग जो है 12 है, तो यहाँ पर इसके अंकों का योग भी यहाँ पर 12 है, बिल्कुल सही। इसने कहा कि इसके अंकों का स्थान बदल दीजिए, हमने यहाँ पर स्थान बदल लिया और नई संख्या हमारी क्या आ गई 75 आ गई। इसने कहा है कि स्थान बदलने पर जो नई संख्या आई है वो पुरानी संख्या से 18 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए नई संख्या जो 75 आई है ये 57 से 18 ही ज़्यादा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणनफल में 21 जोड़ने को कहा गया। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। राजू को एक संख्या को जब 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर भागफल ही तो लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर गुणनफल नहीं लिखा है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना है। तो राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और भागफल में 21 जोड़ने को कहा गया। तो देखिए एक संख्या मान लीजिए x है, इसको जब 7 से विभाजित करेंगे और जो भागफल हमारा आ गया, भागफल यही आ गया ना x/7, इसमें हमको 21 जोड़ने के लिए कहा गया। ठीक है, हमने 21 जोड़ दिया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा। उसने क्या काम किया, उसने पहले भाग नहीं दी, उसने पहले इसमें 21 जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, और उसके बाद इसको 7 से विभाजित कर दिया। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर विभाजित किया। इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया। यानी उसने क्या काम किया, x में भाग देने के बजाय पहले उसने 21 जोड़ दिया और फिर इसको 7 से भाग दिया, और ये काम करते वक्त उसका जो उत्तर आया वो 187 आया। ठीक है, यानी इस इक्वेशन का मान जो है वो 187 के बराबर आया। अब यहाँ पर हमको x का मान यहाँ पर निकाल लेना है। x का मान कैसे निकालेंगे, x + 21 बराबर 187, और ये जो 7 है ऊपर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, 60 की 0 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13। ठीक है, ये हो गया 1309। अब इसमें से देखिए x बराबर 1309 में से 21 हमको यहाँ पर घटा देना है। ठीक है, ये भी तो घटाना है ना यहाँ पर। अब देखिए 9 में से 1 गया 8 बच गए, और यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 बच गए, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 1288 यहाँ पर हो गया। हमने यहाँ पर x का मान यहाँ पर निकाल लिया है, 1288 आ गया है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था, तो सही उत्तर तो ये था ना। अब यहाँ पर देखिए इस x के मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं, जैसे कि x का मान कितना आया है 1288। 1288 इसको 7 से पहले भाग करेंगे और फिर इसमें बाद में 21 जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7 बच गए कितने 5, 7 7 49, 7 8 56 बच गए कितने 2, और 7 चौक 28। ठीक है, भाग देकर कितना भागफल आया 184, और इसमें अब 21 जोड़ दीजिएगा। 4 और 1 5, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार जो x का मान आया है, सही उत्तर हमारा आया है वो आ जाएगा 205। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 205। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया जाए कि 3 से भी विभाज्य है 5 से विभाज्य है, तो आपको इनका एलसीएम ले लेना है। कोई भी संख्या यहाँ पर आपको दी जाए उनका एलसीएम आपको ले लेना है। तो देखिए 3 का और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15 होता है ना। तो अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर देगा 700 तक पूछा गया है, तो 700 को यहाँ पर 15 से डिवाइड कर दीजिए सीधा। ठीक है, क्योंकि दोनों के एलसीएम संख्या को विभाजित करने पर जो भी हमारा भागफल आएगा इतनी ही संख्या यहाँ पर 3 से भी और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 15 चौका 60, 4 बार गया, आगे कितने बच गए 10, और 10 के आगे एक शून्य लगाई 100 बच गया, तो 15 छिका 90। ठीक है, जितना भी ये पूरा पूरा कट जाए वही प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। यानी पूरा पूरा ये कितना कटा है 15 से 46 बार। ठीक है, तो 700 तक 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है 46। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई का अंक ढाई के अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है। वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, 2 अंक वाली एक संख्या का इकाई का अंक ढाई के अंक से 3 अधिक है। यानी इकाई का अंक किस तरीके का होता है, इकाई का अंक इधर होता है ना, और ढाई का अंक इधर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए सबसे पहले हम ढाई का अंक लिख लेते हैं। ढाई के अंक से कौन कौन सा संख्या बनेगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखिए जो इकाई का अंक है वो ढाई के अंक से 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो एक में 3 जोड़कर कितना हो जाएगा, 4। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये ढाई का अंक हो गया और ये इकाई का अंक हो गया, और जो इकाई का अंक है वो ढाई के अंक से 3 ज़्यादा भी है। ठीक है, देखिए 3 जोड़कर ही 4 बना है। तो बेसिकली हमारी संख्या क्या बन गई है, 14 बन गई। ऐसे ही यहाँ पर ये ढाई का अंक है, इसमें 3 जोड़कर क्या बन जाएगा हमारा, 5 बन जाएगा। जब 2 में 3 जोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा इकाई का अंक 5। अब देखिए ये ढाई का अंक है और ढाई के अंक में 3 जोड़कर यहाँ पर इकाई का अंक 5 बना है, यानी इकाई का अंक जो है वो ढाई के अंक से 3 ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आप जितने भी यहाँ पर ये संख्या लिखी है मैंने 1, 2, 3, 4, 5, इनमें सभी का इकाई का अंक आपको इनसे 3 ज़्यादा लिखना है। तो देखिए जब 3 में 3 जोड़ेंगे तो इसका ढाई इकाई का अंक 6 आ जाएगा, ये भी इससे 3 ज़्यादा है। इसमें 3 जोड़कर 7 लिख देंगे, ये भी यहाँ पर इसका इकाई का अंक 3 ज़्यादा है। अब इसमें 5 में 3 जोड़ देंगे, ये भी यहाँ पर इकाई का अंक इससे 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब 6 में यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, ये भी इसका इकाई का अंक इससे 3 ज़्यादा है। अब देखिए 7 में यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ पर सिंगल डिजिट लिखनी है ना इकाई का अंक, तो इससे आगे हमको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक ही करना है। अब देखिए पहली संख्या तो यहाँ पर 14 हो गई और दूसरी संख्या यहाँ पर 25 हो गई। ठीक है, तीसरी संख्या ऐसी हो गई 36, फिर अगली संख्या यहाँ पर 47 हो गई, उससे आगे यहाँ पर 58 हो गई, और उससे आगे यहाँ पर 69 हो गई, 69। ठीक है, यानी ये वे संख्या बन गई है जो 2 अंकों की है और जिनमें इकाई का अंक जो है वो ढाई के अंक से 3 ज़्यादा है। अब प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल, यानी दी गई संख्या जैसे कि सबसे पहली है 14 और इसके अंकों का योग कितना है, 4 और 1 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 14 और इसके अंकों का योग यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर 324 होना चाहिए। तो 5 चौक 20, इकाई का अंक 0 होगा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसी से अंदाजा लगा लिए। 5 चौक 20 और 5 5 और 2 7, इसका हो जाएगा 70। तो ये तो यहाँ पर 324 नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाली संख्या तो हमारी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 25, तो 5 और 2 7, अंकों का योग कितना होगा 7, और 25 सत्ते 175, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। 25 सत्ते 175 होता है, जबकि आना चाहिए था 324, तो ये वाला भी यहाँ पर संख्या नहीं होगी। उसके बाद है यहाँ पर 36, 6 और 3 अंकों का योग कितना हो गया 9, और 9 की और 36 की आपस में गुणा करिए। देखिए 36 गुणा 9 बराबर कितना, 9 छिक 54, और नौतिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो देखिए ये जो 36 है इसमें ढाई का अंक जो है इकाई के अंक से 3 ज़्यादा है, और ये संख्या भी 2 अंकों की है, और इस संख्या के अंकों का योग यहाँ पर 324 है, जो कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है 324। तो ये गुणनफल भी यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, यानी संख्या तो हो गई हमारी 36। ठीक है, संख्या क्या हो गई 36, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया है कि किन दो संख्याओं के बीच ये संख्या स्थित होगी, यानी ये 36 आया है, ये 36 ये किन दो संख्याओं के बीच आया है। तो 35 और 40 के बीच आया है, जी हाँ बिल्कुल, 35 से आगे 36 होता है और 40 से नीचे 36 होता है। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, यदि कोई 9 अंकों की संख्या ये इस तरीके से यहाँ पर दी गई है, इसको अगर 72 से विभाजित किया जाता है तो 3x माइनस 4y का मान क्या होगा। तो देखिए 72 से विभाजित करने का मतलब है यहाँ पर 9 अट्ठे 72, तो यानी ये जो संख्या दी गई है ये यहाँ पर 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, बाद के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, बाद के 3 अंक क्या है 7, 8 और यहाँ पर दिया गया है y, तो इसको हमको 8 से विभाजित करना है। तो देखिए 8 नम 72, 8 नम 72 हो जाएगा, आगे कितने बचेंगे 6 बच जाएंगे, 6 बच गए ना। अब आगे यहाँ पर क्या अंक है हमको मालूम नहीं, इसकी जगह y दिया गया है,
तो आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि 8 का पहाड़ा अगर हम 6 से आगे कोई अंक रखे, 1 रखे, तो क्या पूरा पूरा 8 से विभाजित होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठी 64 होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर y की जगह 4 रख लेंगे, तो 8 अट्ठी 64, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, y का मान जो है, y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर खोपचे में लिख दिया है कोने में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 8 का तो विभाज्यता का नियम पूरा हो गया, यानी हमने y का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब देखिए ये है 9, 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। अब देखिए इनके अंकों का योग कर लीजिए, 7 और 8 15, अंकों का योग क्या होगा? 15, 15 और 5 20, एक्स का मान हमें पता नहीं, पता करना है। तो यहाँ तक तो हो गया 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, ठीक है 44। और यहाँ पर y का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है 4, 44 और 4 कितना हो गया? 48, ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया 48 और प्लस में इसमें एक संख्या है x, x का मान हमें अभी पता नहीं है, वो अभी पता करेंगे। ठीक है, यानी ये जो अगर 9 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 72 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इस 48 को 9 से भाग देंगे, 9 पंजे 45, आगे कितना बच गया? 3, तो 3 में कितना जोड़े कि ये 9 से कट जाए? तो 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी 48 में कितना जोड़े कि ये संख्या जो है पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाए? तो देखिए 9 पंजे 45, 9 छिक 54, यानी जो 54 संख्या होगी हमारी वो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 48 में कितना जोड़े कि ये 56 बन जाए? तो 48 में आप 6 जोड़ दीजिए, यानी x का मान यहाँ पर आप 6 निकाल लीजिए। 48 और इस x की जगह हमने यहाँ पर 6 रख दिया और अब इसको 9 से भाग दीजिए। 48 और 6 कितना होता है? 54, ठीक है। अब ये देखिए पूरा का पूरा 9 से विभाजित हो गया। तो हमने यहाँ पर x का मान क्या निकाल लिया? 6, ठीक है। तो x का मान हमारा क्या हो गया? इसको भी यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, x बराबर 6। अब देखिए x का मान और y का मान दोनों को पता चल गया है, अब हमको इस इक्वेशन में रखना है। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस 4y, ठीक है। अब देखिए 3 तो ऐसे ही रखेंगे, x का मान क्या निकाला है हमने? 6 रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे गुना में, माइनस 4 और y का मान कितना निकाला है? 4, अब इसको भी यहाँ पर गुना करके 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 6 18 माइनस 4 चौक 16, ठीक है, और 18 में से 16 गए कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? तो देखिए जब भी आपसे अभाज्य संख्या है या नहीं है अगर ऐसे पूछा जाए तो तुरंत आपको यहाँ पर 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, ऐसे सारे नियम यहाँ पर विभाज्यता के लगा देने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 का नियम बता देता हूँ। 2 का नियम क्या कहता है कि अगर आपका इकाई का अंक जो है 2 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाती है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखिए इकाई का अंक इसमें क्या है? 4। ये क्या है? 4 2 से विभाजित होता है? जी हाँ, बिल्कुल पूरा पूरा विभाजित होता है। तो इसका मतलब जो है ये पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो सभी ऑप्शनों में यहाँ पर आप देखिएगा, क्या इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है? जी नहीं, यहाँ पर भी एक इकाई का अंक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 2 से तो हमें पता नहीं लग रहा। उसके बाद आप तुरंत 3 पर जाइए। 3 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो क्या है इसके अंकों का योग? देखिए 1 और 1 2, इसका तो अंकों का योग है 2। 3 और 1 4 और 1 5, इसका हो गया 5, ये भी नहीं कटती। 6 और 1 7 और 1 8, ये भी नहीं कटती। 9 और 1 10 और 1 11, ये भी नहीं कटती। तो तुरंत आपको 4 पर जाना है, ठीक है। 3 से भी नहीं कटी, 2 से भी नहीं कटी, आप 4 का नियम लगाइए। 4 का नियम क्या कहता है कि बाद के दो अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए ये भी 4 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि सभी में 0 1 है। तो तुरंत आपको 5 के नियम पे जाना है। 5 का नियम क्या कहता है कि अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाती है। तो किसी में भी यहाँ पर इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब 5 का रूल भी यहाँ पर इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको 6 पर जाना है। 6 का रूल क्या कहता है? 2 और 3 का रूल जिसमें फॉलो हो जाएगा वो संख्या पूरी 6 से कट जाएगी। 2 और 3 यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ तो इसलिए 6 भी नहीं होगा। उसके बाद आपको 7 पर जाना है। अब देखिए 7 का रूल मैं आपको बता दूंगा, वो आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा। उससे अच्छा तो मैं आपको सीधा आप इसको 7 से विभाजित करके देख लीजिए, सबसे पहले ही ऑप्शन। तो 7 एकम 7, मैं यहाँ पर आपको लिख कर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। लास्ट प्रश्न है,
थोड़ा सा समय ले ही लेता हूँ। तो 7 से इसको विभाजित करेंगे, 7 एकम 7, कितने बच गए 3, संख्या उतार ली 0, 7 चौक 28, ये हो गया 28, कितने बच गए 2, उतार लिया 1 का, 7 तिया 21, यह देखिए पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 7 से विभाजित हो गई। अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ पर आपकी 7 से विभाजित हो गई, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो आगे के ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस पर लाइक और शेयर किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आगे के चैप्टर भी मैं आपको बहुत ही आसानी से करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।